वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनेशन पढ़ा था। पॉलिनेशन के बाद में आपकी सेम यूनिट का एक और टॉपिक है फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो आज हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी कुछ क्वेरीज थी कि जो एम्ब्रियो सेक में टाइप 3 होता है टेट्रास्पोरेंजिएट का, टाइप 5 ड्रूसा में किस टाइप से रीअरेंजमेंट होता है डॉटर न्यूक्लियस का। तो मैं पहले वो बता देती हूँ आपको। मैंने बताया था कि जो सिनोमेगास्पोर होता है, इस सिनोमेगास्पोर पे एक डॉटर न्यूक्लियाई तो किधर रह जाता है, माइक्रोपाइलर साइड पे, और 3 डॉटर न्यूक्लियाई कहाँ रह जाते हैं, चैलिजल साइड पे। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ से जब माइटोसिस फर्स्ट होता है तब इनसे बनते हैं 6 डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, जब माइटोसिस सेकेंड होगा इसमें, तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस है यहाँ पे कितने बनेंगे, 12। ठीक है, और यहाँ पे कितने बनेंगे, 8। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे रह जाएंगे 11। जो एंटीबॉडल सेल्स होगी वो होगी 11, और बाकी के पोलर न्यूक्लियाई बन के और इधर एग एपरेटस का निर्माण हो जाता है। तो रीअरेंजमेंट से पहले जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है वो यहाँ पे था कि मैम यहाँ पे 12 हो जाते हैं, तो इनका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। तो देखो, इधर की तरफ से सिर्फ एक डॉटर न्यूक्लियस आके पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है, बाकी इधर से जाके एग एपरेटस का निर्माण करता है, और इस तरह 11 सेल्स इधर बनती है। लेकिन रीअरेंजमेंट से पहले यहाँ पे 12 होती है, और रीअरेंजमेंट और वॉल फॉर्मेशन के बाद में ये 12 से इधर 11 हो जाती है। ठीक है, तो आपका टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से संलयन निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। या मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज़न या संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन की खोज किसने की, स्ट्रासबर्गर ने। और किसमें की, एंजियोस्पर्म में, क्योंकि हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं इसलिए। और एंजियोस्पर्म में भी लीलियम में की थी। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज़न या संलयन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन की खोज स्ट्रासबर्गर ने एंजियोस्पर्म में की थी, और एंजियोस्पर्म में भी मोस्टली इसने किसने की थी, लीलियम प्लांट में इसने फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। फिर मैंने कंप्लीट जो प्रोसेस क्या समझाई थी कि पराग कोश से या एंथर से विस्फुटन के बाद में पोलन ग्रेन्स मुक्त हो जाते हैं। जब ये पोलन ग्रेन्स मुक्त होंगे तो किसी फ्लावर की स्टिग्मा को ये पॉलिनेट करते हैं। तो यहाँ से ये पोलन ग्रेन यहाँ आएगा, मीन्स स्थानांतरित कहाँ होगा इसका, स्टिग्मा पर। तो एंथर से विस्फुटन के बाद में पोलन ग्रेन्स मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद में ये पोलन ग्रेन्स किसी फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं, और पॉलिनेट करने के बाद में वो स्टिग्मा पे स्थानांतरित हो जाते हैं और चिपक जाते हैं। थोड़े टाइम पश्चात ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो नमी का अवशोषण कर लेते हैं, और नमी अवशोषण करने के बाद में ये अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के बाद में ये स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं, और ओवरी के बाद में ये एम्ब्रियो सेक तक पहुंच जाते हैं।
और इस तरह पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो मैंने इनिशियली क्या बोला था कि मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ संलयन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने एंजियोस्पर्म में लीलियम प्लांट के अंदर की थी। फिर मैंने बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या मेल गैमेट होते हैं वो किस में बनते हैं, एंथर में बनते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक में बनते हैं। तो एंथर से पोलन ग्रेन्स विस्फुटन के बाद में वातावरण में आ जाते हैं और किसी कारक के द्वारा वो किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे चले जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं और उसे पोलिनेट करते हैं। थोड़े टाइम बाद में ये यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से नमी का अवशोषण करेंगे, नमी का अवशोषण करके ये जर्मिनेट होंगे। तो पहले जर्म पोर से जर्म ट्यूब का निर्माण करेंगे, बाद में ये वृद्धि करके पोलन ट्यूब का निर्माण करती है और इसमें होते हैं 2 मेल गैमेट। तो फिर ये ओवरी में प्रवेश करेंगे, उसके बाद में एम्ब्रियोसेक में प्रवेश करते हैं। तो ये जो स्टाइल होती है वो सबसे बड़ी किस्में मैंने बताई थी, पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि सबसे लंबी स्टाइल किस में होती है, मक्का में। तो मक्का में ही ये सबसे बड़ी स्टाइल होगी और सबसे लंबी पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये मान लो एम्ब्रियोसेक है, तो यहाँ पे होगी एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे होगा एग एपरेटस। तो एग एपरेटस कौन कौन सी सेल्स बनाती है, 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल मिलके यहाँ पे एग एपरेटस बनाती है जो माइक्रोपाइलर साइड पे होता है और बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब क्या होता है एंजियोस्पर्म में, जो पोलन ट्यूब बनती है उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। मैंने बताया था कि फर्स्ट मियोसिस तो उसका पोलन के अंदर ही हो जाता है डेवलपमेंट के दौरान, और सेकंड जो उसमें मियोसिस सेकंड होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर होता है। तो वहाँ पे 2 मेल गैमेट बनते हैं। जो जर्म न्यूक्लियाई बना था पोलन के डेवलपमेंट के समय, तो उस जर्म न्यूक्लियाई में फिर मियोसिस सेकंड होता है, फिर 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो जब जो 2 मेल गैमेट बनेंगे, जैसे कि मान लो ये 2 मेल गैमेट है, ठीक है, ये इन दोनों मेल गैमेट्स में से तो एक तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा और एक होगा एग सेल से फ्यूज। तो देखो, जब एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होगा या संलयन करेगा तो इस निषेचन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। इस निषेचन से बनेगा एम्ब्रियो। और जो सेकेंडरी या सेकंड मेल गैमेट है वो जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है तो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होता है, ये मेल गैमेट जब एग सेल से फ्यूज होता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। जब दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म को बोलते हैं भ्रूणपोष। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भ्रूणपोष है, तो जब यहाँ से एग सेल और मेल गैमेट से जो जाइगोट बनेगा या जो एम्ब्रियो बनेगा उसे पोषण कहाँ से मिलेगा, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म से, ठीक है। तो इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। कॉमनली जो सभी प्लांट्स में होता है वो फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, मेल गैमेट का एग सेल के साथ। तो ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और सेकंड कौन सा हुआ, मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन, जिससे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस तरह इसमें
दो निषेचन हुए तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म में जो निषेचन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक मेल गेमिट तो एक सेल के साथ संलयित होता है, दूसरा मेल गेमिट पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयित होता है और इस तरह इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, कि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे होगा। उसके बाद में क्या होगा, पोलन ट्यूब की स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसकी ग्रोथ, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी और उसके बाद में वो कैसे कैसे ग्रोथ करेगा। फिर होगा कि जो पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ था उसका मार्ग क्या होता है, कि वो किस तरह से ओवरी में एंट्री कर रही है, कि वो साइड से जा रही है, वो ऊपर से जा रही है, या वो बेसल साइड से ऊपर की ओर जा रही है। तो उसमें हो जाएगा एक पोलन ट्यूब का मार्ग। फिर आ जाएगा उसका पोलन ट्यूब का ओवरी के अंदर प्रवेश। फिर उसके बाद में होगा पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश। फिर होगा कि जब पोलन ट्यूब का मार्ग तय कर लिया पोलन ट्यूब ने अपना, जैसे कि ये स्टाइल है, ठीक है, यहाँ पे एक एम्ब्रियो सेक है, तो क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले इसमें जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद में क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर और कितनी ग्रोथ होती है, वो एक स्टेप कौन सा हुआ, कि इसकी स्ट्रक्चर और ग्रोथ। दूसरा होता है कि पोलन ट्यूब का मार्ग, कि वो कैसे कैसे पोलन ट्यूब स्टाइल से गुजरती हुई आती है। फिर आता है पोलन ट्यूब का ओवरी में प्रवेश। ये पार्ट फ्लावर का क्या होता है, ओवरी, तो पोलन ट्यूब का ओवरी में प्रवेश। उसके बाद में पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक में प्रवेश। तो एम्ब्रियो सेक में प्रवेश कैसे भी हो सकता है, चैलेजल साइड से हो सकता है, माइक्रोपाइलर साइड से हो सकता है, या पार्श्व भित्तियों की तरफ से हो सकता है। फिर उसके बाद में एम्ब्रियो सेक में प्रवेश हो गया। फिर उसके बाद में होता है जो मेल गैमेट्स बने थे उन मेल गैमेट्स का यहाँ पे विसर्जन, मीन्स वो कैसे यहाँ पे विसर्जित होते हैं या मुक्त होते हैं, और फिर होता है उनका संलयन। जब वो पोलन ट्यूब से बाहर आएंगे फिर होगा उनका संलयन। इस तरह इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं स्टेप वाइज आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आपके फर्स्ट स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो एंथर से पोलन ग्रेन मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद में वह एनवायरनमेंट में आ जाते हैं या किसी कारक के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है जो एंथर से मुक्त हो चुके, ये कम टाइम के लिए वायेबल होते हैं, जिसे बोलते हैं जननक्षम, ठीक है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है जो एंथर से मुक्त हो गए, ये कम टाइम के लिए वायेबल होते हैं और हीट एंड टेम्परेचर के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब तक वो एंथर के अंदर है वो सुरक्षित है, जब एंथर से बाहर आ जाएगा तो उसे बहुत से कारकों से खतरा हो सकता है, जैसे कि तेज हीट, टेम्परेचर, उसके अलावा केमिकल्स आदि। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कम टाइम के लिए वायेबल होते हैं, ठीक है, लेस वायेबल होते हैं, और ये हीट और टेम्परेचर के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। तो मुक्त हुए पोलन ग्रेन, यह है पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये जो मुक्त होते हुए पोलन ग्रेन है वो किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे आके स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। स्थानांतरित होने के बाद में क्या होता है कि ये स्थानांतरित कैसे होंगे,
क्योंकि जो ओवरी की जो स्टिग्मा होती है, ये जो पार्ट होता है स्टिग्मा, ये थोड़ी चिपचिपी स्टिकी या फिर श्लेष्मीय होती है, जिस कारण क्या होता है, उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स या किसी कारक के द्वारा ग्रहण किए हुए पोलन ग्रेन्स जब यहाँ पे आके छोड़े जाएंगे तो ये चिपचिपी होने के कारण यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके चिपक जाएंगे। तो स्टिग्मा का नेचर कैसे होता है कि वो चिपचिपी होती है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जलरागी या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स चिपचिपी स्टिग्मा पे आके स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। अब जब इसका पोलिनेशन हो गया तो क्या होता है कि स्टिग्मा का नेचर होता है कि वो चिपचिपी होती है, उसके साथ ही उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और यहाँ पे नमी होती है, ठीक है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो पोलन ग्रेन के अंकुरण में हेल्पफुल होते हैं। तो देखो, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके चिपक जाता है, चिपकने के बाद में क्या होता है कि इस पे जो नमी होती है और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी हेल्प से इनमें हो जाता है अंकुरण। मीन्स अंकुरण कैसे होगा कि सबसे पहले ये स्टिग्मा पे उपस्थित नमी और एंजाइम्स को अवशोषित करेंगे। अवशोषित करने के बाद में उनके आयतन में बढ़ोतरी हो जाती है, मीन्स वो अपना आयतन इंक्रीज कर लेंगे। जब आयतन इंक्रीज हो जाएगा तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ाते टाइम कि पोलन ग्रेन दो वॉल से मिलकर बना हुआ होता है, एक्साइन और इंटाइन। तो मैंने ये भी बताया था कि जो आंतरिक भित्ति या इंटाइन होती है उसमें छिद्र होते हैं या पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या कहते हैं, जर्म पोर्स। तो जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और जल को अवशोषित करके आयतन में इंक्रीज करेंगे, उसके बाद में पोलन ग्रेन की आंतरिक भित्ति पर उपस्थित जो जर्म पोर्स होते हैं वहाँ से जर्म ट्यूब का निर्माण होता है और ये जर्म ट्यूब बाद में पोलन ट्यूब में वृद्धि, पोलन ट्यूब के रूप में वृद्धि करती है। तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि स्थानांतरित पोलन ग्रेन से लेकर जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब के निर्माण तक का समय जर्मिनेशन पीरियड कहलाता है। जर्मिनेशन पीरियड क्या होगा कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर स्थानांतरण से लेकर पोलन ट्यूब बनने तक का समय जर्मिनेशन पीरियड कहलाता है। और ये जर्मिनेशन पीरियड अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है, मीन्स ये स्पीसीज स्पेसिफिक हो सकता है। तो किन्हीं प्लांट्स में, जैसे कि मैं बात करूँ मेज़ की, मक्का, तो ये मक्का में 5 मिनट का होता है, ठीक है। और एक प्लांट होता है रिसिडा, रिसिडा में ये 3 घंटे का जर्मिनेशन पीरियड होता है। तो जर्मिनेशन पीरियड क्या होगा कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आने के बाद में पोलन ट्यूब के निर्माण तक का समय जर्मिनेशन पीरियड कहलाता है। ये जर्मिनेशन पीरियड स्पीसीज स्पेसिफिक हो सकता है, जैसे कि मक्का में ये 5 मिनट का होता है और रिसिडा में ये 3 घंटे का होता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम कि इसमें पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया। तो ये जो पोलन ट्यूब होती है इसकी लेंथ भी स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, मीन्स किन्हीं प्लांट्स में ये कुछ ही होती है और कुछ प्लांट्स में ये काफ़ी लंबी होती है, जैसे कि मक्का। तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि जो शुरू में क्लास हुई थी तो मैंने बताया था कि मक्का की स्टाइल की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो और उसके बाद में क्या बताया मैंने
कि जो इसमें जब स्टाइल लंबी होगी तो ऑब्वियसली उसमें पोलन ट्यूब की लेंथ भी लंबी ही होगी। तो सब जो पोलन ट्यूब की लंबाई होती है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है और मोस्टली प्लांट में ये कुछ होती है, जैसे कि नेग्लेटा, और कुछ प्लांट्स में जैसे कि मेज़ में सबसे लंबी पोलन ट्यूब होती है, बाकी अदर प्लांट्स में कुछ ही वो लंबी होती है। फिर देखो आप, जो पोलन ट्यूब होती है तो मोस्टली प्लांट्स में एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, तो इसे बोलते हैं मोनोसाइफोनस। ठीक है, जब किसी पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब का निर्माण होता है तो इसे बोलते हैं मोनोसाइफोनस। और जब किसी प्लांट से, जैसे कि नेग्लेटा, तो नेग्लेटा प्लांट में इन जो पोलन ट्यूब्स हैं उसकी नंबर होती है 14। ठीक है, तो जब किसी पोलन ग्रेन से एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। तो जनरली प्लांट के पोलन ग्रेन से सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसाइफोनस। और जब एक से अधिक पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है तो इसे बोलते हैं पॉलीसाइफोनस कंडीशन, जैसे कि नेग्लेक्टा प्लांट। और इसके आगे जो क्लास होगी उसमें मैं सेकंड स्टेप पढ़ाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।